सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पंचकूला में क्राइम ब्रांच -19 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर कार में घूम रहे 2 हथियारबंद युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों किसी आपराधिक वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान पंचकूला के अब्दुल और हिमाचल के गुरमेल उर्फ अमन के रूप में हुई है। दोनों पर पहले से ही लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। अदालत ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इनके हथियार सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और बाहरी राज्यों में छापेमारी भी की जा रही है। हरियाणा के 9 सरकारी कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की है। विभाग ने 8 सितंबर तक का समय दिया है ताकि कॉलेज अपने कोर्स एडमिशन प्रोसेस फी स्टाफ और अन्य जरूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकें। इतना ही नहीं, 9 कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक अपना डोमेन तक नहीं खरीदा है। इनमें भिवानी के 3, सोनीपत के 2 और यमुनानगर, पलवल, कैथल व चरखी दादरी का एक कॉलेज शामिल है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय पर वेबसाइट अपडेट नहीं की गई तो इन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के आयुष कॉलेजों की जांच और सुधार के लिए नई कमेटी बनाई है। ये कमेटी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और नए कोर्स शुरू करने पर फैसला लेगी। किसी भी नए आयुष संस्थान की स्थापना से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। जिलों में बनने वाली ये कमेटियां अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में काम करेंगी और निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगी। अगर किसी कॉलेज के खिलाफ शिकायत आती है तो आयुष महानिदेशक की ओर से अलग कमेटी उसकी जांच करेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद प्रदेश में आयुष शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इनालो ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के 350 बाढ़ग्रस्त गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फाजिलका, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में हजारों लोग व पशु बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं को राहत सामग्री, राशन, दवाइयां और चारा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभय चौटाला ने हरियाणा को भी बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग की और सरकार से मुआवजा देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को किसान विरोधी बताया। इनेलो का कहना है कि ये कदम मानवता और सेवा भावना के तहत उठाया गया है। अंबाला रेल मंडल के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंदौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए रेड सिग्नल देना था, लेकिन स्टेशन अधीक्षक ने गलती से ग्रीन सिग्नल दे दिया। खतरे की स्थिति तब टल गई जब लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को समय पर रोक लिया। इस घटना के बाद स्टेशन अधीक्षक को सस्पेंड कर चार्जशीट जारी कर दी गई है। रेलवे विभाग ने इसे गंभीर चूक मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राहत की बात यह रही कि समय रहते ट्रेन रुक जाने से किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे बीच हाउस संचालकों पर अब बड़ा शिकंजा कस सकता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 32 बीच हाउस सील किए थे। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने आदेश दिया है कि इनसे हर्जाना वसूला जाए। हर संचालक पर 2-2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बोर्ड 5 साल के हिसाब से प्रतिदिन 10,000 रुपए का हर्जाना तय कर रहा है। रिकॉर्ड में जहां 170 बीच हाउस दर्ज हैं, वहीं हकीकत में 300 से ज्यादा चल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिना NOC चल रहे इन बीच हाउस से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दर्द निवारक दवा के नमूने की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया कि दवा में मौजूद 3 सॉल्ट में से 2 सॉल्ट मानक से कम है। ये दवा अंबाला की एक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। औषधि नियंत्रण विभाग ने थोक दवा विक्रेता से बिक्री का पूरा ब्यौरा मांगा है और कंपनी पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। विभाग की टीम अंबाला जाकर कंपनी से नए नमूने लेगी और ये भी जांचेगी कि ये दवा कितनी मात्रा में और कहां-कहां सप्लाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कंपनी दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर नरेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ने शराब ठेकों को न तोड़ने के बदले 6 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख में सौदा तय हुआ। शुक्रवार को वो 1.5 लाख रुपए की पहली किस्त ले रहा था भी ACB ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इस मामले में और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद विभागीय दफ्तरों में हलचल मच गई है। गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि सेक्टरों के गेटों पर लगे ज्यादातर विज्ञापन बिना अनुमति के हैं, जिससे निगम को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। निगम अब इन बैनरों और बोर्डों को हटाने के लिए अभियान चलाएगा। चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई RWA इन गेटों पर विज्ञापन लगाने के बदले अवैध वसूली कर रही हैं।
निगम ने निवासियों से अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों का हिस्सा न बने और शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। हिसार जिले के अग्रोहा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फ्रांसी गांव के एक किराए के मकान में महिला का सड़ा गला शव मिला। मकान मालिक को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या उसके प्रेमी कुलदीप ने की थी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने गांव जाकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में इस बार सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे 12 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 2687 गांवों की करीब 8.66 लाख एकड़ फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, जहां 15 सितंबर तक नुकसान दर्ज कराया जा सकेगा। राहत कार्यों के लिए 3.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कई जिलों में तैनात हैं। सरकार ने मकान ढहने से मारे गए लोगों के परिजनों को 44 लाख रुपए की सहायता भी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि प्रशासन पूरी सतर्कता से हालात पर नजर रखे हुए है। कुरुक्षेत्र से 2 बड़ी खबरें। पहली गांव मद्दीपुर में स्नेकमैन गुरमीत को एक कोबरा ने रेस्क्यू के दौरान काट लिया, लेकिन सांप काटने के बाद भी गुरमीत ने उसे छोड़ा नहीं, डिब्बे में डालकर सीधा अस्पताल पहुंच गया। वहां इलाज के दौरान भी उसने कोबरा पर नजर रखी। गुरमीत ने कहा कि वो इस सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ेगा। दूसरी खबर, सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में 5 फुट का मगरमच्छ मिला। आधी रात को जूनियर इंजीनियर ने देखा और वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर भौर सैदा गांव स्थित प्रजनन केंद्र में छोड़ दिया। शिक्षा मंत्रालय की 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट में हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालय पिछड़ गए। हैंसबकी निजी विश्वविद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एमडीयू रोहतक 11 स्थान नीचे खिसक गया है और प्रदेश का कोई भी संस्थान एसडीजी टॉप 10 या टॉप 50 शोध संस्थानों में जगह नहीं बना पाया। वहीं अंबाला का महर्षि मार्कंडेश्वर और फरीदाबाद का मानव रचना विवि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। कौशल विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पलवल का श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। कृषि क्षेत्र में करनाल का एनडीआरआई लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर। हैसबकी हिसार का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 10वें नंबर पर आया। टॉप 100 इंजीनियरिंग में केवल कुरुक्षेत्र का एनआईटी 85वें स्थान पर जगह बना पाया। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शोध पर बजट न बढ़ाना और नवाचार की कमी इस गिरावट की बड़ी वजह है। सोनीपत में यमुना का जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन कटाव जारी है। जिले के करीब 50 गांवों में 10,000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। कई जगह घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में शिविर लगाकर डेंगू, मलेरिया और जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। कांग्रेस नेता जय भगवान आंतिल और सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और प्रशासन से मदद तेज करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल उन्हें पलायन करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर सामने आई है। मास कम्युनिकेशन विभाग के अनुबंधित प्राध्यापक राम मेहर आर्य को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। प्राध्यापक पर गंभीर आरोप थे। 538 छात्राओं से छेड़छाड़ का गुमनाम पत्र भेजना, महिला सहयोगी से दुर्व्यवहार करना और वरिष्ठ प्राध्यापकों के खिलाफ झूठी शिकायतें करना। जांच में ये सभी आरोप सही पाए गए। 38 पेज की जांच रिपोर्ट के बाद वाइस चांसलर विजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए। ये कार्रवाई शिक्षक दिवस से ठीक एक दिन पहले की गई। अब विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि छात्राओं और स्टाफ के खिलाफ अनुशासनहीनता या गलत आचरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।